नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस को, जिस पर फैसला आने वाले एक दो दिन में आ सकता है और रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का ये बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। लगभग कहा जाए तो उनका अंतिम एक फैसला हो सकता है। 7 जजेस बेंच के पास ये केस चल रहा है। डिसाइड करना है कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास है कि नहीं। मोटे शब्दों में समझें या आसान भाषा में समझें तो उसको जो एडमिनिस्टर करने का जो हक है केवल माइनॉरिटीज़ के पास, और उसमें वो जितनी रिजर्वेशन चाहें वो माइनॉरिटीज़ के लिए उतनी कर सकें। तो क्या ये हक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास है कि नहीं है, उस पर फैसला होना है। और जो बेंच है उसमें जो आने वाले चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, वो भी मौजूद हैं। तो बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा केस होने वाला है। तो आइए पूरे मसले को समझते हैं। उससे पहले थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं जिनको नहीं पता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो सारी जो कहानी है वो शुरू होती है 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 के विद्रोह तक मुग़ल जो सल्तनत थी वो कायम थी। वहाँ पर उसके ही उनको नुमाइंदा बनाकर बहादुर शाह जफ़र को उनको एक तरीके से घोषित करके एम्परर ऑफ हिंदुस्तान है, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाती है सभी के द्वारा। लेकिन युद्ध ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों को महसूस होता है कि जो सबसे बड़े दुश्मन है हमारे अब वो मुस्लिम है, ना कि हिंदू, क्योंकि इन्होंने ही सारा ये खेल रचा था किस तरीके से हमें हटा दिया जाए और यहाँ पर दोबारा से जो मुगलिया सल्तनत है उसको बरकरार कर दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे जो हिंदू जमींदार थे वो आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता में खास करके बंगाल में जो नेशनलिज्म था वो बढ़ता जाता है। उनको लगता है कि नहीं, जो अब तक हम जिनको दुश्मन मान रहे थे ये थोड़े से माइनॉरिटी में है, इनकी परसेंटेज कम है, तो इनको अपने साथ लेना चाहिए। तो वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और ख़ुद जो कुछ मुसलमान भी थे उनको लग रहा था कि जो दूसरी क्लासेस है, खास करके हिंदू और ख़ास करके अपर कास्ट हिंदू है, वो धीरे धीरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सहभागी बन रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी स्थापित हो चुकी हैं इलाहाबाद में, मद्रास में, कलकत्ता में, वहाँ पर वो भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो दोनों कारण एक साथ चल रहे थे। उसी बीच में एक किताब आती है 1871 में, इंडियन मुसलमान, हंटर महोदय द्वारा लिखी गई थी। उसमें उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर सारी बातों को कहा कि बहुत गरीब हैं, इनको हमें साथ लेना चाहिए, ये हमारे लिए ज़्यादा वफादार रहेंगे। इस तरह की सारी बातें चली। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक तरीके से साथ देने की कोशिश की। इसी साथ का और जो मुसलमानों की खुद की पहल थी, खास करके सर सैयद अहमद ख़ान की, उन्होंने एक कोशिश की कि एक इंस्टीट्यूट को बनाया जाए जहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको एक ऐसी एजुकेशन दी जाए जो कि एक वेस्टर्न एजुकेशन से मिलती हो, और वहाँ पर उनको जो रिलीजियस एजुकेशन है वो भी दी जाए। तो इसको बनाने का जो मोटिव था उनका दोनों था, रिलीजियस एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन या यूँ कहें मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए। तो उसी की जो शुरुआत होती है वो 1875 में शुरू होती है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से पहले वो स्कूल रहता है। एक तरीके से 1877 में वो एक कॉलेज की फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समय बीतता जाता है। लेकिन कहानी चेंज होती है जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बनती है। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक्ट के द्वारा बनती है, और जो उसकी डिग्री थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो डिग्रियों को रिकॉग्नाइज कर रही थी, यानी कि वो इंस्टीट्यूट एक बड़े लेवल पर बन गया। वहाँ भी उसकी भी शुरुआत इसीलिए होती है कि जो मॉडर्न एजुकेशन दी जाए और साथ में रिलीजियस एजुकेशन जो हिंदुइज़्म बेस्ड होगी वो वहाँ पर दी जाए। लेकिन 1916 का एक्ट बनता है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की भी बात चलने लगती है, कैसे करके हमें भी एक यूनिवर्सिटी के रूप में पहचाना जाए और जो हमारी डिग्रियां हैं वो भी रिकॉग्नाइज हो। उसी के कारण 1920 में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास होता है। वहाँ से उसकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज होती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलनी शुरू होती है। तो देखिए किस तरीके से 1857 के बाद दोनों सोसाइटीज़ एक तरफ मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी जा रही थी, एक तरफ वो जो रिलीजियस एजुकेशन थी उसकी तरफ भी जा रही थी। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन उसके बाद भारत होता है आज़ाद 1947 में। 1947 से पहले अगर देखें तो हिंदुओं और मुसलमानों की जो एक पॉलिटिकल हिस्सेदारी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी उस तरीके से, क्योंकि जो मेन पावर थी वो ब्रिटिश के पास थी, वाइट्स के पास थी। तो दोनों जो कम्युनिटीज़ थी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली उस तरीके की फीलिंग नहीं थी। टू नेशन थ्योरी की बात चल रही थी कि बराबरी पे है। लेकिन जब आज़ादी होती है तो सारा खेल बदल जाता है, पाकिस्तान बन जाता है। मुसलमान इस देश में जो रह जाते हैं, जिन्हें लगता है कि हमें यहीं रहना है,
वो बाय डिफ़ॉल्ट एक माइनॉरिटी में आ जाते हैं। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है माइनॉरिटी स्टेटस की। उससे पहले तो इस तरीके का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो ये सारी कहानी थी। अब उसके बाद देखते हैं आज़ादी के बाद क्या होता है। जब आज़ादी मिलती है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 28 क्लॉज 3 है उसको पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। जो खेल शुरू होता है वो 1951 की पहली अमेंडमेंट के बाद शुरू होता है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होती है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी होती है, क्योंकि उससे पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी। आर्टिकल 28(3) क्या कहता है? आर्टिकल 28(3) कहता है कि कोई भी पर्सन जो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अटेंड कर रहा है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड दे रही है, उसके ऊपर रिलीजियस एजुकेशन कंपलसरी तौर पर नहीं पढ़ाई जाएगी, जो कि पहले दोनों इंस्टीट्यूट में किया जा रहा था। BHU में भी किया जा रहा था, AMU में भी किया जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण जो पुराने प्रोविज़न थे वो अब वैलिड नहीं थे, इसलिए 1951 की अमेंडमेंट की जाती है और यहाँ पर इस सेक्शन को अमेंड कर दिया जाता है, जो कि AMU का सेक्शन था। सेक्शन 9 को भी किया जाता है, जहाँ पर कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात थी, उसको अमेंडमेंट कर दिया जाता है। सेक्शन 8 को भी किया जाता है और सेक्शन 8 फिर जो लिखता है अमेंड करके AMU का है, वर्डिंग देखिए बहुत चेंज हो जाता है सारा कंसेप्ट। यूनिवर्सिटी शैल बी ओपन टू पर्सनस ऑफ ईदर सेक्स और वट एवर रेस, यानी कि किसी भी सेक्स के लिए, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, सबको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये जो चेंजेस थे जो आज़ादी से पहले दोनों यूनिवर्सिटी में थे, वो दोनों यूनिवर्सिटी में चेंज किए गए। तो हिंदुओं में भी किए गए और AMU में भी किए गए। लेकिन अब इशू यहाँ पर बनता है क्योंकि अब यहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज़ हैं, तो ये डिमांड दूसरे तरीके से कर रहे हैं। BHU ने वैसी डिमांड रखी नहीं कभी। तो दोनों को लेकर साथ में चलना है क्योंकि बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ऊपर इसका असर आएगा। उसके बाद फिर समय बीतता जाता है 1965 आ जाता है। यहाँ पर जो AMU प्रशासन था, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रशासन हुआ करते थे उस समय में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस तरीके से कंट्रोल नहीं होता था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, 75% इंटरनल रिजर्वेशन होती थी, केवल जो अंदर के स्टूडेंट थे उसमें ज़्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी होती थी, उसको कम करके 50% पे ले आए। कारण था कि केवल अलीगढ़ के ही लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही काफ़ी बच्चे ऐसे पढ़ते थे, तो ऑल इंडिया कैरेक्टर उसमें नहीं आ रहा था। तब के जो तत्कालीन वाइस चांसलर थे उनको लगा कि ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक विद्रोह की सिचुएशन बन जाती है। अंत में 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अमेंडमेंट करनी पड़ती है और वहाँ पर जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, एडमिनिस्ट्रेट करने का, उसमें भी वो चेंजेस ला देती है। वहाँ पर जो पहले इलेक्ट होते थे उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करने लग जाता है। इस तरीके की वहाँ पर सारी बात की जाती है। रिड्यूस कर देते हैं पावर जो थी AMU की, जो वहाँ पर कोर्ट हुआ करती थी उसकी। इसके खिलाफ अब एक फिर आंदोलन खड़ा होता है, फिर ये पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में मामला। तो एक तरीके से पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुँचता है 1965 की अमेंडमेंट के बाद पहुँचता है और फिर वहाँ पर इशू बनता है आर्टिकल 30 का। अब वो फील्ड में आता है। आर्टिकल 28(3) के कारण वहाँ पर वो उनसे जो अधिकार थे रिलीजियस कंपल्शन के, वो छीन ले जाते हैं। अब 31 की बारी आती है। तो 31 क्या कहता है? आर्टिकल जो 30 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज़, सभी जो समुदाय ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक है, उसकी परिभाषा में केवल रिलीजन नहीं है, लैंग्वेज भी है, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। इसमें बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि अगर कोई यूपी बिहार से आदमी जाकर अगर तमिलनाडु में वहाँ पर एक कॉलेज खोल ले, स्कूल खोल रहे और वहाँ पर कहे कि यहाँ पर हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी, तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो जाएगा। अगर कोई हिंदू जाके कश्मीर में एक एजुकेशन खोलता है, इंस्टीट्यूट खोलता है, वहाँ पर कहे कि यहाँ पर केवल हिंदुओं को एजुकेशन दी जाएगी, तो माइनॉरिटी हो जाएगा। तो बहुत बड़ा राइट है, इसको बहुत बड़े संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फाउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फादर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इसको बनाया है। तो वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। 2 शब्द है, बना भी सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा अधिकार है। इसी में अगर तीसरे पॉइंट को देखें तो जो स्टेट है वो एड देने में इस बात पर भेदभाव नहीं करेगी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है, तो स्टेट को भी एक पॉजिटिव अधिकार दिया गया है। तो इसी के बेस पर वो कोर्ट में गए कि इस्टेब्लिश्ड जो है माइनॉरिटी कैरेक्टर है इसका, तो इसको एडमिनिस्टर करने का अधिकार जो है हमारे पास होना चाहिए। यहीं से जो सारा खेल है
वो एएमयू का बिगड़ जाता है। अभी तक तो फिर भी ठीक था, कोई करेक्टर को छेड़छाड़ नहीं की गई थी अमेंडमेंट के साथ, लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ने यहाँ से सारा खेल बदल दिया। 1968 में अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चलता है, वहाँ पर फैसला होता है और फैसला को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि ठीक इंटरप्रिटेशन थी। इंटरप्रिटेशन अब 31 की करनी थी कि मुसलमानों ने इसको इस्टेब्लिश किया है तभी उनको एडमिनिस्टर करने का हक होगा। जो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने कहा कि इसको यूनिवर्सिटी को जो बनाया गया था वो सेंट्रल जो लेजिस्लेचर था उसके द्वारा बनाया गया। एएमयू एक्ट 1920 वो मुसलमानों ने नहीं बनाया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया है, तो इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। इस्टेब्लिश तो आपने किया था मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज, आपने यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश नहीं किया था, इसलिए राइट टू एडमिनिस्टर आपके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि ये आपके द्वारा इस्टेब्लिश्ड ही नहीं किया गया 31 के हिसाब से। यहाँ पर बहुत इशू बनता है, फिर वो लगे रहते हैं कि नहीं जो ये सारा कुछ है ये गलत हुआ है, इस पे कुछ हो। फिर आखिर में हार के 1961 में मुस्लिम कम्युनिटी की बात को माना जाता है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पास करती है, अमेंडमेंट लाती है एएमयू एक्ट में और फिर से एक बात को लिखती है, उस बात को पढ़ते हैं। मेन चेंजेस किए गए सेक्शन 2 में यूनिवर्सिटी जहाँ पर डिफाइन हो रही थी, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। यहाँ पर अब क्या लिखा गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस इस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर डाल दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं, मुस्लिम ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है। इस बात को यहाँ पर भारत सरकार ने क्लॉज डाल दिया और कह दिया विच ओरिजिनेटेड एज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, कि जिसका ओरिजिन तो हुआ था एमओ से, लेकिन यूनिवर्सिटी में बदला है वो भी मुसलमानों के द्वारा ही, विच वॉज सब्सिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर उसे फिर से माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया और फिर कहा गया टू प्रमोट स्पेशली द एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट और एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो ये चल रहा था, सारा कुछ केस चल रहा था, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ इशू बनता है, सोसाइटी चलती है तो कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। तो सेकंड चैलेंज होता है फिर माइनॉरिटी स्टेटस पे। हुआ क्या, 2005 में एएमयू ने कुछ सीटें रिजर्व कर दी, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की सीटें थी पीजी की, उसमें रिजर्व कर दी, इंटरनल रिजर्वेशन कर दी। मामला कोर्ट में चला गया, मामला कोर्ट में चला गया। इलाहाबाद कोर्ट की सिंगल बेंच की जज थी, उन्होंने कहा कि ये सब फालतू बातें कर रहे हो, जो 1981 की अमेंडमेंट है यही भारत सरकार की गलत है। 1967 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर का अधिकार इनके पास नहीं है क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं की, तो उसी अधिकार को मैं मानूंगा 1981 की जो भारत सरकार ने बात कही है सेक्शन 2 में कि इस्टेब्लिश्ड बाय मुस्लिम ऑफ इंडिया, वो गलत है। उन्होंने कहा, उनकी वर्डिंग देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू रीड डाउन द सेट प्रोविजन इन वर्ड इस्टेब्लिश्ड नेसेसरली, ये सिर्फ इस बात को रेफर कर रहा है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसी को मुसलमानों ने बनाया था ना कि यूनिवर्सिटी को। इसलिए इस्टेब्लिश्ड का मतलब जो मैं मानूंगा सेक्शन 2 में वो है कि मे बी रेड विद रेफरेंस टू मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ओनली विच वाज इस्टेब्लिश्ड बाय मुस्लिम। अब इसके बाद अब इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि 2006 में एक कानून बनता है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके तहत हायर एजुकेशन में जिसमें ये सीट रिजर्व कर रहे थे वहाँ पर भी रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, एससी को, एसटी को, ओबीसी को और अब ईडब्ल्यूएस को। तो जो सारा करेक्टर है एएमयू का वहाँ पर उसे रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा एक इशू है, इसी के ऊपर ये सारा जो फैसला है वो आना है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेस की बेंच है, क्योंकि अब इससे बड़ी बेंच बैठने में बहुत साल लग जाएंगे, तो जो ये फैसला होगा वो लगभग मानना पड़ेगा। तो जिस तरीके से अगर इतिहास देखें बीएचयू का और एएमयू का, दोनों को अगर बराबर तौलें कि आज़ादी से पहले बने थे, जो उनका मकसद था वो आज़ादी से पहले का था, आज़ादी के बाद उस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का फैसला देगी माइनॉरिटी को रखने वाला, क्योंकि 1951 के अमेंडमेंट को भी गलत करना पड़ेगा। तो बहुत सारे इसमें फैसले हैं, पेच है, और ये देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेती है। और जिन व्यूवर्स ने ये वीडियो देखी है, समझी है, और जिन्हें पॉलिटी की जानकारी है, एक जनरल अवेयरनेस है, उनको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होना चाहिए, क्या
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए या जिस तरीके से वो अभी चल रही है, एक ऑल इंडिया करेक्टर है, उसी को बने रहना देना चाहिए। अपने कमेंट्स लाइक्स ज़रूर करें। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।